बच्चों, ये जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आज हम उसी को देख रहे हैं। पहले 2 लेक्चर में हमने जो आगे की थी, जैसे कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कैसे कैसे स्टेप्स में, और फ्रांस के बारे में देखा था। लास्ट में जो हमने छोड़ा था कि नेपोलियन के युद्ध तक हम लोग देखे थे। उसके बाद जो ये टॉपिक है, ये देखिए कि जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो ये टॉपिक है, और ये जो आपका लेसन है, ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम एक वीडियो में या एक लेक्चर में नहीं समेट सकते, ना पढ़ सकते। इसलिए मैंने इसकी छोटी छोटी, ये तीसरा मेरा लेक्चर है, और ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके भविष्य में भी, ये कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देते हैं तो ये कॉपी आप अगर इस समय अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा, मतलब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार जो मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछता ही है कि जर्मनी का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और यही पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, विस्तार से लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, और एकीकरण मतलब बिस्मार्क ही था। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी कैसे कैसे हुआ था। बिस्मार्क के बारे में लिखिए, और उसको शॉर्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू भी बना सकता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न कि जर्मनी का, और बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, मतलब हमेशा ही पूछता है। सबसे पहले लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो ये बिस्मार्क ने अपनाया था। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, इसके बारे में बताऊंगी, और सब हम इसमें अभी देखेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को ये चैप्टर और ये जो टॉपिक है ये पढ़ना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। और आप देखिए मैं कैसे बता रही हूँ कि जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बच्चों, आप लास्ट में हमने देखा था कि जो नेपोलियन था, वो इतना शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था, पूरे यूरोप पे अपना आक्रमण करके, उन पे अपना अधिकार, अपनी मोनोपोली स्थापित करके, फिर लेकिन जब उसका वो युद्ध होता है, एक सबसे, मतलब जो यूरोप का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, वाटरलू का युद्ध 1815 में होता है, जो वो अकेले जो संगठन बना के कुछ देशों ने, जैसे रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन सबों ने मिल करके उसको आक्रमण किया, तब जाके नेपोलियन की हार होती है। और उसके बाद क्या होता है कि नेपोलियन जब हार जाता है, तो ये सारे जो राष्ट्र होते हैं, ये उसके द्वारा जो सुधार किए गए रहते हैं, जो परिवर्तन किया गया रहता है, उसको ख़त्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं। बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, इसका सन पूछता है कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो ये आप, ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। और यहाँ पे जो ये तीनों चारों जो यूरोप के देश थे, ये इकट्ठा हुए, और जो ट्रीटी ऑफ वियना का सन है 1915, यानी वाटरलू के युद्ध के जस्ट बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुई। तो उसमें यही जो कहा गया कि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार किया गया कि जितने जो नेपोलियन ने जो हम पे आक्रमण करके जो हमारे यहाँ चेंज किया था, हमारे यहाँ युद्ध के दौरान जो परिवर्तन लाया था, सबको ख़त्म करेंगे। वो सबको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या होता है कि जर्मन राष्ट्र पे ये जो छोटे छोटे राज्य थे, जब ये नेपोलियन पे आक्रमण किया था जर्मनी पे, जर्मनी अभी बना नहीं था, लेकिन जो छोटे छोटे जो जर्मन स्टेट थे, उन पे क्या किया था कि उनको 300 स्टेट थे, छोटे छोटे स्टेट, मतलब कि एक अपने को स्टेट ही मानते थे, छोटे 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 राज्य थे। तो वो क्या करते थे कि जब नेपोलियन ने आक्रमण किया तो उनको 39, ये देखिए 300 थे, 300 थे, लेकिन उसको नेपोलियन ने कितने में कन्वर्ट कर दिया, 39 में कन्वर्ट कर दिया। उसने उन सबको 39 में, जैसे कि उनका प्रशासन अच्छे से चल सके, 39 में कन्वर्ट कर दिया। ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये मैप, ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ। ये सब जर्मनी के छोटे छोटे स्टेट, ये प्रशा, ये ऑस्ट्रिया, ये सेशलिंग, ये बुन्सविक, हनोवर, वेस्टफोलियो, हेसेन नासा और वर्तिंगर्म, ये सारे बावेरिया, ये सब, मतलब ये सब छोटे 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 स्टेट, 39 स्टेट थे। बच्चों, जब नेपोलियन का आक्रमण होता था, तो जब नेपोलियन की हार हो गई, तो वहाँ से जब उसका शासन खत्म हो गया, उसकी मोनोपोली खत्म हो गई,
तो वहाँ के जो जर्मनी मतलब ऑस्ट्रिया प्रसा, ये जो छोटे छोटे स्टेट हैं 39, ये सोचते थे कि क्यों ना हम लोग एक हो जाएं। जैसे कि अगर हम ऐसे बिखरे बिखरे रहेंगे तो कोई भी राष्ट्र जो शक्तिशाली राष्ट्र वो हम पे आक्रमण करेगा। तो उनको एक करने के लिए जो वहाँ के कवि थे, थिंकर थे, पॉलिटिशियन थे, वो मतलब ये कवि थे, वो लोग कविताएं लिखते थे, और थिंकर मतलब अच्छे अच्छे लेख लिखते थे, वहाँ के राष्ट्रगान का निर्माण करना शुरू कर दिया। मतलब बहुत ऐसे ऐसे काम करने लगे जिससे कि जर्मन भाषा को प्रोत्साहन देना कि ये जर्मनी क्या हो, एक हो। लेकिन बच्चों इसमें जो जर्मनी 39 स्टेट थी, इनको एक करने में कई प्रॉब्लम थी, जिसको मतलब मैं बता रही हूँ। जैसे क्या समस्याएं थी कि जिससे जर्मनी एक नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले तो ये देखिए, ये छोटे छोटे मैंने स्टेट बताए, ये इनको लग रहा था कि कभी हम अगर इस जर्मनी में पूरे जर्मनी मतलब एक हो गए, यूनाइट हो गए, तो हमारी जो मोनोपोली है, यानी हम जो शासन कर रहे हैं, जो साम्राज्य हमारा है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। यानी जो सबसे बड़ा स्टेट होगा वही शासन करेगा, तो फिर तो हमारा शासन ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी सेकंड प्रॉब्लम थी कि यहाँ रिलीजन को लेके थी। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये मैं मैप में दिखा दूँ आपको, ये देखिए एक, हाँ ये इसमें एक दिख रहा होगा प्रशा, प्रशा, इसे प्रसिया भी कहते हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा होगा ऑस्ट्रिया। बच्चों यहाँ सबसे इन दोनों में रिलीजन की, ये सबसे बड़े मतलब स्टेट थे, और इनमें जो प्रॉब्लम थी रिलीजन को लेके थी, धर्म को लेकर। यहाँ के मानने वाले जो क्रिश्चियन होता है, ईसाई धर्म था, लेकिन ईसाई धर्म में भी दो ब्रांच थी। ये जो ऑस्ट्रिया था ये कैथोलिक धर्म को मानता था, यानी कैथोलिक को मानता था, और ये जो प्रशा था ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानता था। मतलब क्रिश्चियन में ही दो ब्रांच थी। तो जो प्रोटेस्टेंट लोग थे उदारवादी लिबरल सोच के थे, और जो ऑस्ट्रिया के मतलब थे ये कैथोलिक चर्च को मानते थे। तो इसमें क्या था, जैसे चर्च, पोप ये सारे मतलब सर्वोच्च होते हैं, इसमें मतलब थोड़े रूढ़िवादी टाइप के थे। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट था, इसका जो मतलब इसको जो बनाने वाला था प्रोटेस्टेंट का, वो था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो मतलब एक धार्मिक सुधारक के रूप में माना जाता है, और उसने जो प्रोटेस्टेंट का जो किया कम प्रोटेस्टेंट धर्म को लाया, उसमें यही था कि लोग लिबरल थे, उदारवादी सोच के थे, अच्छे सोच के थे। वो ईसा मसीह को सर्वोच्च मानते थे, और बाइबिल को मतलब वो कहते थे कि बाइबिल ही सर्वोच्च है और ईसा मसीह सर्वोच्च है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। तो इसको लेकर के इन दोनों धर्मों के, इन दोनों राज्यों के बीच, स्टेट के बीच मतलब एक विरोधाभास था, जिससे कि इस जर्मनी को पूरा एक करने में मतलब यूनिफिकेशन करने में प्रॉब्लम थी। थर्ड था कुछ प्रदेश इनके बहुत विकसित थे, जैसे कि औद्योगिकरण था, और कुछ में मतलब औद्योगिकरण नहीं था, इससे भी प्रॉब्लम थी। लेकिन बच्चों वहाँ पे एक शासक आता है, शासक क्या मतलब एक महान व्यक्ति जिसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क वो कहता है कि नहीं, मैं जर्मनी को एक करके रहूँगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसका ये मानना था कि जर्मनी एक होके रहेगा और वो उसको मैं करूँगा। बच्चों उसका जो पहले मतलब वो स्टार्ट होता है, ये देखिए आपको प्रशा दिख रहा होगा, प्रशा। यहाँ के एक जो प्रशा के शासक थे, वो क्या करते हैं कि बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बना देते हैं। प्रधानमंत्री चुनाव से नहीं होता है, क्योंकि वहाँ चुनाव होता था, लेकिन जो बिस्मार्क बना उसको डायरेक्ट, जो वहाँ का राजा था उसने क्या किया, वहाँ का शासक था, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया, नामांकन करके, यानी उनको मनोनयन करके बना दिया। तो जब वहाँ ये बिस्मार्क प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जो ये प्रशा है, प्रशा क्या थी, उदारवादी सोच की थी, यानी लिबरल थी। लेकिन जो बिस्मार्क था वो क्या था, वो कंजर्वेटिव था, मतलब रूढ़िवादी सोच का था। तो जब ऐसा कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों में, के नागरिकों में, वहाँ के लोग जो नागरिक थे वो उसका विरोध करना शुरू कर दिए कि ऐसा मतलब हमारी सोच ऐसी है और प्रधानमंत्री ऐसे मतलब कैसे होगा। फिर वहाँ पे तो फिर बिस्मार्क तो बहुत ही मतलब शातिर टाइप का, मतलब एक कहा जाए कि जो मैकियावेली को फॉलो करता था, जो मतलब मैकियावेली कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी तरीकों से हमें पेश करना चाहिए। कोई भी निर्णय जो भी हमें आदेश जारी करना है उसमें राजनीति में अब मतलब कुछ भी संभव है। तो बिस्मार्क भी इसी को फॉलो करता है, और वो क्या करता है, सबसे पहले जो वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी रहती है, प्रशा की सोशलिस्ट पार्टी को वो क्या कर देता, बैन कर देता है। और वहाँ पे बहुत बड़ी वेलफेयर रिफॉर्म्स लेके आता है वहाँ के लोगों के लिए। जैसे कि वो क्या करता है कि
एक्सीडेंटल बीमा शुरू करता है। यानी अगर कोई मज़दूर है, वर्क करते समय, काम करते समय फैक्ट्री में उसको कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, कोई ट्रेजेडी होती है, तो उसके लिए एक्सीडेंटल बीमा लाया। फिर उसके बाद वृद्ध वर्ग के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू किया। और उसने क्या किया कि हेल्थ हेल्थ बीमा शुरू की और सोशलिस्ट पार्टी को बैन कर दिया था। तो वहाँ के लोग तो बड़े खुश हुए, क्योंकि जो समाजवादी होते हैं उनका यही मतलब मानना होता है कि जो हमारा संपत्ति हो, यानी एक देश की जो संपत्ति हो, सब में इक्वल डिवाइड हो, यानी कोई ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव ना हो। और जो मतलब जैसे होता है ना कि एक देश है उसमें 60% 70% अमीर लोगों के हाथ में पूरी संपत्ति होती है, लेकिन जो समाजवादी होते हैं वो सोचते हैं कि इक्वली मतलब सब लोग हों, जो आपका ये संपत्ति है सब में बराबर हो, सब लोग अच्छे से रहें, अच्छा जीवन जिए। तो इसने सबसे पहला काम तो ये किया। उसके बाद उसने क्या किया बच्चों, ये जो देखिए मैप में, उसने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। अपनी आर्मी को मतलब आर्टिलरी यानी गन, कारतूस, ये सब मतलब जो भी वेपन्स यूज होते हैं आर्मी के लिए, वो पूरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आर्मी में बहुत पैसा खर्च करके मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई वो। और बनाने के बाद उसने कुछ राज्यों को आर्मी तो बना लिया और सबको पता भी लग रहा था कि वो ऐसा काम कर रहा है। तो ये जो छोटे राज्य हैं, इसको उसने क्या किया, भाषा के आधार पे अपने अपने में मिला लिया, प्रशिया में मिलाया। अभी ऑस्ट्रिया को छोड़ दीजिए, अभी उसने क्या किया, इन छोटे छोटे राज्यों को भाषा, यानी जैसे होता है ना हिंदी भाषी लोग हम जैसे भारत में, कि ऐसे लोगों को जैसे अगर यूनाइट किया जाए तो बहुत सारे मिल जाएंगे, हाँ एक भाषा बोलने वाले। तो इनको ये लालच देके क्या करता है, मिला लेता है कि हम लोग तो एक भाषा भाषी क्षेत्र है, तो हमें आपस में मिल लेना चाहिए। तो ये क्या करता है, इन सबको मिला देता है। फिर उसके बाद बच्चों क्या करता है, जब ये जर्मन भाषा वाले छोटे छोटे राज्यों को मिला लिया, तो उसके बाद क्या किया, बचा ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया को ये क्या करता है कि आक्रमण कर देता है ऑस्ट्रिया पे। ये सारे मिलके, सब तो मिल गए थे जर्मनी के, जर्मनी मतलब ये प्रशा के साथ ये छोटे छोटे स्टेट, फिर ये ऑस्ट्रिया पे जब आक्रमण कर देता है, ऑस्ट्रिया को मिला लेता है अपने साथ। और अब जाहिर सी बात है, जब आक्रमण कर देगा, जीत जाएगा इतना बड़ा क्षेत्र, तो उनको मिलना ही पड़ेगा। जब मिल गए तो, लेकिन ऑस्ट्रिया मिल तो गया था, लेकिन ये प्रशा की जो बिस्मार्क था उसके आदेशों को नहीं मानता था। यानी जो ऑस्ट्रिया के लोग थे वो प्रशा के जो शासक था बिस्मार्क, उसके आदेशों को नहीं मानते थे। तो फिर क्या हुआ कि उसको लगा कि अब हम क्या करें कि मतलब ये सारे लोग एक हो जाएं। तो फिर बच्चों ऐसा होता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे कोई एक देश है, तो इसके आसपास बहुत सारे पड़ोसी देश रहते हैं। तो उसने क्या किया, उसे लगा कि अगर कोई दूसरा तीसरा पड़ोसी देश हम पे आक्रमण करता है, तो ये सारे जर्मनी के लोग उसके खिलाफ एक हो जाएंगे। फिर उसने यही रास्ता अपनाया। फिर उसने क्या किया कि जब ये ऑस्ट्रिया, बच्चों जब ये प्रशा ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करता है, तो फ्रांस इन सारी एक्टिविटी को देख रहा था। और उसने सोचा कि जब प्रशा ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करेगा, तो हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया का साथ देके प्रशा को हरा देंगे। तो फिर लेकिन देखिए प्रशा कितना चालू था, उसने फ्रांस को कहा कि अगर तुम ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र का बहुत सारा भूभाग दूंगा। तो फ्रांस खुश हो जाता है, वो मान जाता है कि चलो ठीक है, ये तो हमें बहुत सारा भूभाग दे देगा, तो हमें क्या साथ देने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर वो चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन सोचो बिस्मार्क, मैंने कहा था ना साम दाम दंड भेद की नीति, वो उसकी बातों से जब जीत तो जाता है, यानी इसको पूरा भूभाग ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करके ले लेता है, लेकिन फ्रांस को भी कुछ नहीं देता है। अब फ्रांस तो बड़ा नाराज होता है कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। लेकिन उसने क्या किया, फिर फ्रांस को उकसाना शुरू कर दिया, जो बिस्मार्क था, क्योंकि इसे जर्मनी को पूरा यूनाइट यानी एकता के सूत्र में बांधना था, एक जर्मन देश के वो मतलब उनके अंदर लाना था राष्ट्रवाद। तो फिर उसने क्या किया कि जर्मन का एक वहाँ का फ्रांस का राजदूत यहाँ प्रशिया में काम करता था। फिर उसने क्या किया, उस पर मतलब उनको कुछ अपमानित करता है ये कि, तो वहाँ न्यूज़पेपर में हर जगह खबर फैल जाती है कि फ्रांस के राजदूत को प्रशिया ने अपमानित किया। फिर फ्रांस क्या करता है, जर्मनी पे यानी पूरे इस क्षेत्र पे, ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र पे आक्रमण कर देता है, इस पूरे क्षेत्र पे। और जब आक्रमण कर देता है, तो सोचिए जिसकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है और वो पूरी आर्मी को इतना सब कुछ दे रखा है, मतलब उसके सैनिक इतने मजबूत हैं, इतने हथियार सब कुछ लेके, फिर वो फ्रांस को बहुत बुरी तरीके से पराजित करता है। और जब वो हार जाता है,
तो वहाँ की जनता का बहुत अपमान होता है। लोग मतलब बिस्मार्क को कहते हैं कि सोचो मतलब ये कितने धोखे से हमारे साथ मतलब ये युद्ध करता है और जीत भी जाता है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं, जो फ्रांस के लोग हैं वो कहते हैं कि चलो कभी मौका आएगा तो हम भी मतलब बदला ज़रूर लेंगे। और वो शांति से मतलब उस वक्त का इंतज़ार करने लगते हैं, उस मौके का। और वो मौका बच्चों आता भी है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है तो उस समय जो जर्मनी को बहुत ही पूरी तरीके से पराजित करते हैं लोग, जो हिटलर का उदय होता है। तो उसी समय यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में फ्रांस और ये जो मित्र राष्ट्र थे सब मिलके जर्मनी को बहुत बुरी तरह पराजित करते हैं। उसको बहुत अपमानजनक संधि का सामना करना पड़ता है। उसके सारे जो अच्छे अच्छे उद्योग क्षेत्र होते हैं वो छीन ले जाते हैं, उसकी ज़मीन छीन ले जाती है, उसकी कॉलोनी छीन ली जाती है। तो यानी जर्मनी जो ने किया था, फ्रांस ने बदला लिया, लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में जाके। और ये कब की बात है, यानी 1845 1848 उस समय की बात है। फिर बच्चों क्या करता है, अब जर्मनी यूनाइट हो गया। और जब जर्मनी पूरा, जैसे कि अब फ्रांस भी हार गया, पूरी मोनोपोली यानी पूरे यूरोप में एक श्रेष्ठ यानी सबसे शक्तिशाली जो देश बनता है वो जर्मनी बनता है। क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी देखिए कितना बड़ा है इसका क्षेत्रफल, और जब ये बनेगा तो कितना बड़ा देश होगा। तो यानी पूरा सर्वश्रेष्ठ पूरी मोनोपोली जर्मनी की हो जाती है। और जो जर्मनी का चांसलर यानी फर्स्ट चांसलर जर्मनी का ये बनता है, क्या नाम है इसका, बिस्मार्क। 1871 से 1890 तक जर्मनी का जो फर्स्ट चांसलर यही बिस्मार्क बनता है। और इसे आयरन मैन ऑफ जर्मनी कहा जाता है, यानी जर्मनी का आयरन मैन कहा जाता है। और बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन मैं बताई थी कि लौ एवं रक्त की नीति, इसकी जो नीति थी वही आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी थी। और ये यही लाया था। इसी के तहत आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी का तात्पर्य है कि जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में मतलब वो निर्णय ले सके, वैसे उसका तात्पर्य था। और उसने किया भी। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि बच्चों हमारे देश में भी, जो हमारा देश था जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ भी, वहाँ तो 300 स्टेट थे, लेकिन हमारे यहाँ कितनी रियासतें थी, 562 रियासतें थी, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे सूझबूझ के साथ भारत के साथ यूनाइट किया। और बच्चों जैसे हम कहते हैं ना कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, जिन्होंने पूरे अपनी सूझबूझ, यानी जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे। और जब माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया तो उसमें एक कानून था कि जो रियासतें थी भारत की, उनको कहा गया था कि आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, या जो दो डोमिनियन स्टेट जैसे कि पाकिस्तान और भारत है उसके साथ मिल सकते हैं। तो बहुत सारी रियासतें भारत की थीं, जैसे कि जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी, छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना, मतलब अपने को कहें कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे। तो फिर क्या किया कि ऐसे मतलब लगा कि भारत का नक्शा जो आज आपको ऐसे दिखता है, भारत का मैप, वो ऐसा नहीं होता। बीच बीच से बहुत सारे रियासतें थी जो स्वतंत्र होना, यानी एक देश नहीं बन पाता। और उसको एक भारत को यूनाइट करने का सबसे बड़ा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बिस्मार्क को कहा जाता है। और बच्चों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आया होगा। अगर जर्मनी का एकीकरण पूछेगा तो आपको पूरे स्टेप लिखने हैं, कैसे हुआ, किसने किया। इससे आपके बहुत सारे ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, वाटरलू के युद्ध के जस्ट बाद हुई थी, उसी मतलब 1815 में ही हुई थी। जिसका मतलब जो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जो नेपोलियन ने सुधार किए थे उन सभी सुधारों को ख़त्म करना था। ठीक है। और जो बिस्मार्क होता है वो जर्मनी का फर्स्ट चांसलर बनता है। और उसके किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के कारण ही उसे जर्मनी का मतलब जर्मनी का निर्माता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, थैंक्स।